स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर पर दूसरा वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसफार्मर का सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें कवर होती हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर के समझने के लिए कुछ रूल्स देखे थे, जैसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, लेंज लॉ, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफार्मर को समझने के लिए मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट के कुछ टर्म जैसे एमएमएफ क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, परमिएबिलिटी क्या होती है, क्योंकि परमिएबिलिटी और रिलक्टेंस ये सब जानना ट्रांसफार्मर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिसने हमारा पहले वीडियो न देखा हो तो पहले वो पहला वीडियो देखे, उसके बाद ही सेकंड वीडियो पर आए, तभी उसको चीज़ें समझ में आएंगी, वरना वो समझ नहीं पाएगा। उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, वर्किंग प्रिंसिपल देखा था। देखिए, ट्रांसफार्मर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर ही समझना है। इसलिए आप कोई वीडियो स्किप मत कीजिए, वन बाय वन ही देखिए, तभी आप ट्रांसफार्मर को समझ पाओगे। इस वीडियो में हम उसके आगे चलेंगे, हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर कई तरह के होते हैं। उन सभी कितने तरह के होते हैं ट्रांसफार्मर, उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद जैसे आपको बताया था कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, लेकिन बाहर से जब ट्रांसफार्मर को देखते हो तो वो ऐसा नहीं दिखता है। तो बाहर से जो ट्रांसफार्मर दिखता है, बहुत सारी उसमें पार्ट्स दिखते हैं, बहुत सारी एसेसरीज दिखती हैं, तो वो पार्ट और फिटिंग्स जो होती हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आइडियल ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर के बाद हम आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम डिस्कस करेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं। आपसे अगर पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं, तो आप बोलोगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेकिन ट्रांसफार्मर कई तरह से क्लासीफाई किया जाता है, कई मेथड्स हैं उसके क्लासिफिकेशन के, कई आधार हैं उसके क्लासिफिकेशन के। इसलिए हम ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई किया गया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जैसे अगर हम इनपुट साइड को V1 I1 इस तरह से लें, आउटपुट साइड को V2 I2 इस तरह से लें, वोल्टेज के आधार पर स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है, करंट के आधार पर नहीं। तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इसके केस में हो जाएगा V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी इसने वोल्टेज को बढ़ा दिया, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कम होने की वजह से वो वोल्टेज को घटा देता है, तो उसको कहते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस केस में हो जाएगा V2 इज लेस देन V1। तो इस तरह से वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को क्लासीफाई किया जा सकता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन के आधार पे ट्रांसफार्मर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो जैसे अभी मैंने पिछला आपको बताया था पहले कि ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, कोर टाइप और सेल टाइप। जैसे एक ट्रांसफार्मर आपको दिखाया था मैंने, ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या है कि इसमें बीच में वाइंडिंग है, ये कोर है पूरी और इसकी बीच में, ये तो ऑटो ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों बीच में होती हैं, तो इसको कहते हैं हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में दोनों कोर की तरफ वाइंडिंग होती हैं। एक और होता है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। बैरी टाइप आप लोग लैब में देखते होंगे, उसकी वाइंडिंग दूसरी तरह की होती है, उसको रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करते हो तो वोल्टेज बढ़ता है, वो बैरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर अगर कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। उसके बाद अगर हम फेज के आधार पे ट्रांसफार्मर क्लासीफाई करें कि फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं, तो ट्रांसफार्मर या तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है या थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर भी पावर स्टेशन वगैरह में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में सब थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। हम यहाँ पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये जो हमने ट्रांसफार्मर दिखाए आपको, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर जो यूज होते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। घरों में आपके सप्लाई सिंगल फेज आती है। तो आपको पढ़ना है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो आपका कोर्स का सिलेबस है, लगभग 70-80% सिलेबस है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का है। उसके बाद थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो फेजेस के आधार पर दो तरह के ट्रांसफार्मर हो गए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। उसके बाद अगर हम कहें ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट,
कुछ ट्रांसफार्मर होते हैं जो केवल मेजरमेंट पर्पस से काम आते हैं। जैसे ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपको करंट मेज़र करना है, वोल्टेज मेज़र करना है, तो आप जानते हो करंट मेज़र करने के लिए क्या होता है, एमीटर होता है। तो एमीटर भी आप गैल्वेनोमीटर से बनाते हो। फिर गैल्वेनोमीटर की रेंज बहुत कम होती है, उसके रेंज को बढ़ाने के लिए आप उसको एमीटर बनाते हो, उसमें आप शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हो। इसी तरह जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन में बहुत हैवी करंट फ्लो कर रही होती है, और वहाँ पर एमीटर चूँकि सीरीज में लगाते हैं, तो वो ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इनकी करंट को मेज़र करने के लिए आप उसको काट के एमीटर तो लगाओगे नहीं पोल पे चढ़ के, तो उसके लिए क्या होता है कि करंट ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। करंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, उस जो करंट, हैवी करंट को बहुत कम 1000:1 के रेशियो में, 500:1 के रेशियो में कई गुना करंट को कम कर देते हैं, और वहाँ पे हम उसे सुटेबल रेंज का एमीटर लगाते हैं, उससे हम मेज़र करते हैं करंट। इसी तरह पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को मेज़र करता है। तो ये हमेशा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, और इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज करते हैं। आप मेजरमेंट में पढ़ोगे करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। और ये है ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग कि ट्रांसफार्मर को रेटिंग के आधार पे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो रेटिंग के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जैसे आपके कॉलोनीज़ में जहाँ से आपके घरों में सप्लाई आती है, आपके घरों में सप्लाई आती है कितनी, 230 वोल्ट, वो सिंगल फेज। और अगर आपका 5 किलोवाट से ज़्यादा का कनेक्शन है, 5 किलोवाट से कम के कनेक्शन में तो सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। अगर आपका बड़ा मकान है, आप 5 किलोवाट से ज़्यादा के लिए BL फॉर्म भर के कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज सप्लाई दी जाती है। तो 3 फेज सप्लाई, फेज टू फेज वोल्टेज होता है 415 वोल्ट, 440 वोल्ट। तो जो वो ट्रांसफार्मर होता है जहाँ से आपके घरों में सप्लाई आती है, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। वो 11 किलो वोल्ट को 440 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, इसकी रेटिंग कम होती है। पावर ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, जो जनरेटिंग स्टेशन में लगे होते हैं या स्विच यार्ड में लगे होते हैं, वो सारे के सारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। इनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। लोड की अगर हम बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें बहुत ज़्यादा लोड फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा लोड फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि आपके घरों में जैसे देख लो, आपके घरों में सुबह से लेकर शाम तक बहुत लोड फ्लक्चुएट होता है। और वो जो ट्रांसफार्मर है जिस एरिया का है, 200 MVA का हो, 200 MVA तो बहुत ज़्यादा हो गया, 200 kVA का हो, 400 kVA का हो, जो कॉलोनीज़ में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उनमें कनेक्टेड जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन होता रहता है। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो भी 60%, 50% इसके अराउंड होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे लोड का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, इनमें लोड का फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को या हैवी लोड को सप्लाई देती, वहाँ पे फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। पावर ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी इसीलिए ज़्यादा होती है, 98% तक भी इसकी इफ़िशियंसी होती है, क्योंकि यहाँ पे लोड का फ्लक्चुएशन कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद एक और बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के आधार पे कैसे क्लासीफाई किया जाता है, तो वाइंडिंग के आधार पे एक सिंगल फेज वाइंडिंग होती है, 2 फेज वाइंडिंग होती है, 3 फेज वाइंडिंग होती है। आपको सिंगल फेज वाइंडिंग क्या होती है, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज वाइंडिंग होती है, वहाँ सिंगल फेज वाइंडिंग होती है। उसके बाद टैपिंग के आधार पे सप्लाई लेते हैं सेकेंडरी में, उसी से वहाँ पे ये जो आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है वो इनपुट वोल्टेज को कम भी कर देता है, ज़्यादा भी कर देता है, लेकिन यहाँ पे वाइंडिंग सिंगल होती है, वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज नहीं, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग, एक ही वाइंडिंग होती है। इस तरह से 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो जनरली होते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं, जो लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं,
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होते हैं। 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो 3 फेज ट्रांसफार्मर जितने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो या आपके पावर ट्रांसफार्मर हो, ये 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। इनमें 3 वाइंडिंग होती है। तो 3 वाइंडिंग कैसी होती हैं, इनका कनेक्शन भी अलग अलग होता है। पढ़ोगे डिटेल में हम पढ़ाएंगे। जैसे 3 वाइंडिंग जो होती हैं वो स्टार स्टार कनेक्टेड हो सकती हैं, स्टार स्टार कनेक्टेड हो सकती हैं, या स्टार डेल्टा कनेक्टेड हो सकती हैं, या डेल्टा स्टार कनेक्टेड हो सकती हैं, या डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड हो सकती हैं। तो ये तरह तरह के 4 कनेक्शन होते हैं। ये 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होते हैं, जिसमें प्राइमरी की भी 3 वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी में भी 3 वाइंडिंग होती हैं। मान लो ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ये आपकी कोर है, एक वाइंडिंग यहाँ हुई, प्राइमरी हुई, यहाँ प्राइमरी की 3 वाइंडिंग हुई, इनपुट साइड आउटपुट साइड, उसी के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, वो निकल आएगी। तो 6 टर्मिनल हो गए, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होगा। तो ये आपका कई तरह से ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई किया गया है। ये आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है। अब क्लासिफिकेशन तो आपने समझ लिया, लेकिन सिर्फ क्लासिफिकेशन के आधार पे आपको अगर कहीं जाना हो, कहीं आप स्विच यार्ड में राउंड लगा रहे हो, कहीं आप थर्मल पावर स्टेशन में जाओ, कहीं भी मूवमेंट करोगे तो आप वहाँ देखोगे, पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर किस तरह का है। उसको देख के आप नहीं समझ पाओगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं कि जितने तरह के ट्रांसफार्मर हैं ये आपको दिखने में कैसे लगते होंगे। तो जैसे ये है आपका पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह का होता है कि जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न है, प्राइमरी में कम नंबर ऑफ टर्न है। उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसमें सेकेंडरी में कम नंबर ऑफ टर्न है। तो ये वोल्टेज के आधार पर है। फिर कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो है ये आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ऐसा दिखता है। फिर ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। उसके बाद बैरी टाइप ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह का दिखता है। कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर ये हैं। उसके बाद ये आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है। फिर आप मेजरमेंट के आधार पर जब देखते हो तो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, CT/PT, आप जब जाओगे तो CT, ये देखिए इस तरह का दिखता है CT, करंट ट्रांसफार्मर। उसके बाद पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ऐसा दिखता है। फिर आप जाओगे पावर ट्रांसफार्मर, देखिए कितने बड़े बड़े दिखते हैं, इस तरह के दिखते हैं पावर ट्रांसफार्मर, ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। तो इस तरह से जब देखोगे तो आपके ट्रांसफार्मर तरह तरह के दिखते हैं। जब आप जाओगे तो देख के पहचान सकते हो कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। अब आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ट्रांसफार्मर का देखा है और क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने देखा कि पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये कितने बड़े बड़े होते हैं और ये जिस तरह के दिखते हैं उसमें आपको बाहर से उनकी एसेसरीज या पार्ट दिखते हैं। आप उनको पार्ट और एसेसरी को देख के नहीं समझ पाते हो कि ये क्या है, क्योंकि आप कोर और जैसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर है या कोर या वाइंडिंग है, ये तो आपको बाहर से दिखती ही नहीं है जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इसलिए अब ट्रांसफार्मर को देख के उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका क्या वर्क होता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ट्रांसफार्मर में बहुत सारे पार्ट हैं जो बाहर से दिखते हैं। यहाँ पर पार्ट एंड फिटिंग्स और पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगभग एक जैसे होते हैं। हाँ, ये है कि एक बुकल्स रिले होता है, वो पावर ट्रांसफार्मर में तो लगना ही लगना है, डिस्ट्रीब्यूशन में कभी लगता है नहीं, कभी नहीं लगता है। तो वो रेटिंग पे डिपेंड करता है। तो उसके पार्ट्स में अगर हम जाएं तो जैसे कोर एंड फ्रेम है, वाइंडिंग है, टैंक है, बेस चैनल, LV एंड HV बुशिंग्स, टैप चेंजर स्विच, अर्थ टर्मिनल, रेटिंग प्लेट, जैकिंग लग्स, ये आपके मेन पार्ट हैं। उसके बाद अगर हम कुछ एसेसरीज़ होती हैं तो उसमें रेडिएटर्स, कंजर्वेटर, वेंट पाइप, ब्रीदर, बुकल्स रिले, आर्किंग हॉर्न, ड्रेन वॉल्व। इसके बाद कुछ इंडिकेटिंग ऑपरेटर्स हैं, ऑयल गेज, टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज। तो ये मैं डायग्राम के सहायता से आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या होता है।
तो जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में एक टैंक दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा टैंक है। देखिए ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, वो ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग जो है वो ओपन में नहीं रखी जाती है, वो एक बड़े से टैंक में, एक MS माइल्ड स्टील का टैंक होता है, उस टैंक के अंदर रखी जाती है और उस टैंक में पूरा ऑयल भरा होता है। ट्रांसफार्मर में क्योंकि जितने हैवी रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पर लोड जब बढ़ता घटता है तो उसमें लोड बढ़ने घटने के कारण लॉसेस भी होते हैं, लॉसेस हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, एक ऑयल के अंदर रखते हैं। वो ऑयल जो होता है ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 40 किलोवोल्ट तक हमारी उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो इसलिए ऑयल क्या करता है, वाइंडिंग को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है और वाइंडिंग को कूल भी रखता है। तो जैसे कि पूरा ट्रांसफार्मर है, टैंक दिख रहा है आपको, तो टैंक में 1 बाय 1 चलेंगे। कोर और फ्रेम की अगर बात करें तो कोर जो होती है ट्रांसफार्मर की, तो कोर आप जानते ही हो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है और कोर का काम होता है कि जो फ्लक्स है उसको लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करना, जिसके कारण जो फ्लक्स हो वो उसी कोर से होकर जाए। और कोर जो भी होती है, जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जितने, क्योंकि बड़े ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जो होती है सर्कुलर होती है, कोर हमारी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ना होके स्टेप इस तरह से होती है, स्टेप में, जिससे कि हमारा ज़्यादा फ्लक्स के लिए वायर कम लगता है, स्टेप बाय स्टेप कोर होती है। और उस कोर से एक फ्रेम बनाया जाता है, उस पूरे फ्रेम में ही वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग कॉपर या एल्युमिनियम की हो सकती है। वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं वो उनके एक वाइंडिंग करके उसके ऊपर दूसरी वाइंडिंग की जाती है और उनको बाकायदा इंसुलेट किया जाता है एक दूसरी वाइंडिंग से। वाइंडिंग के बाद आता है टैंक। टैंक बड़ा टैंक होता है जिसमें पूरी की पूरी वाइंडिंग 3 फेज का ट्रांसफार्मर हो, तो सारी की सारी वाइंडिंग उस टैंक के अंदर ही होती है, इसलिए टैंक होता है। बेस चैनल, ट्रांसफार्मर इतनी हैवी मशीन है कि जिसको इतनी आसानी से लिफ्ट नहीं किया जा सकता है, इतनी आसानी से मूव नहीं किया जाता है। इसलिए ट्रांसफार्मर के बॉटम में एक बेस चैनल होता है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस चैनल में व्हील्स भी लगी हुई हैं। तो व्हील्स लगी होती है जिसके कारण जिससे उसको मूव किया जा सके इतनी जल्दी, क्योंकि उसको अगर सीधे बिना बेस चैनल के सीधे अगर हम रख देंगे प्लेटफॉर्म में, तो बाद में उसको अगर कभी उठाना हुआ या मूव करना हुआ तो दिक्कत होगी। हालांकि उसको उठाने के लिए जैकिंग लग्स या लिफ्टिंग लग्स लगे होते हैं। आप बॉडी में देख रहे हो, बॉडी में यहाँ पर एक लिफ्टिंग लग्स ये लगे होते हैं, जहाँ से चेन पुली अरेंजमेंट से हम उसको चेन की सहायता से उठा सकते हैं। उसके बाद आता है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज बुशिंग। बुशिंग का काम होता है, जैसे बुशिंग देखिए, जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग तो पूरी टैंक के अंदर है। जो टर्मिनल होंगे, अगर वो 3 फेज वाइंडिंग है तो 3 इनकमिंग होंगे, 3 आउटगोइंग होंगे। एक हमारी लो वोल्टेज साइड होगी, एक हमारी हाई वोल्टेज साइड होगी। हाई वोल्टेज साइड में करंट कम होगी, लो वोल्टेज साइड में करंट ज़्यादा होगी। तो दोनों में कंडक्टर को हम डायरेक्टली टैंक से बाहर नहीं ला सकते हैं। अगर डायरेक्टली हम टैंक से बाहर लाएंगे तो टैंक चूँकि माइल्ड स्टील का बना होता है, कंडक्टर और टैंक में करंट आने का खतरा है और हैवी करंट पास होगी तो उसके चारों ओर फ्लक्स भी होगा, वो फ्लक्स भी टैंक से लिंक होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टैंक की यानी बॉडी को, ट्रांसफार्मर के टैंक को कंडक्टर से इंसुलेट करने के लिए बुशिंग के थ्रू हम कंडक्टर को निकालते हैं, लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड। हालांकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें तो सीधे टर्मिनल बॉक्स होता है, जैसा कि टर्मिनल बॉक्स आपको दिख रहा है लो वोल्टेज साइड में। यहाँ पे LV केबल में एंड बॉक्स लिया है, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें बुशिंग की लो वोल्टेज साइड में इतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो बड़े ट्रांसफार्मर हैं वहाँ लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड दोनों में बुशिंग्स होती हैं। तो ये जो कंडक्टर होते हैं, बुशिंग कंडक्टर को बॉडी से इंसुलेट करने का काम करती है, तो ये बुशिंग होती है। उसके बाद होता है टैप चेंजर स्विच। टैप चेंजर स्विच का होता है, टैप चेंजर स्विच ये साइड में लगा होता है। टैप चेंजिंग स्विच का काम जो होता है वो
ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो को चेंज करने के काम आता है। तो टर्न रेशियो भी आप आगे पढ़ोगे कि टर्न रेशियो क्या होता है। वो डिफरेंट टैपिंग, जो डिफरेंट टैपिंग को चेंज करता है, उसको जब हम चेंज करते हैं तो टैपिंग चेंज होती है, इसलिए टैप चेंजर यूज होता है, जो वाइंडिंग के डिफरेंट टर्न की टैपिंग चेंज होती है। उसके बाद है हमारा अर्थ टर्मिनल, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की बॉडी जो है, उस ट्रांसफार्मर की बॉडी को हम डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि कभी किसी वजह से भी ट्रांसफार्मर की बॉडी में अगर करंट आए तो वो अर्थ में पास हो जाए। इसलिए अर्थिंग करने के लिए बेस चैनल के ही पास ये अर्थ टर्मिनल लगे होते हैं, जिससे हम ट्रांसफार्मर की बॉडी को अर्थ कर देते हैं। अर्थिंग के बाद साइड में ही ट्रांसफार्मर की बॉडी में रेटिंग प्लेट लगी होती है, जिसमें ट्रांसफार्मर के जितने भी रेटिंग है, ट्रांसफार्मर के जितने डिटेल हैं वो उस रेटिंग प्लेट में लिखे होते हैं। उसके बाद रेटिंग प्लेट के बाद आता है जैकिंग लक्स। जैसे कि हमने बताया कि लिफ्टिंग लक्स, जैकिंग लक्स ट्रांसफार्मर को मूव करने के लिए, ट्रांसफार्मर को लिफ्ट करने के लिए काम आते हैं। उसके बाद कुछ एसेसरीज हैं जो मेन पार्ट हैं। एसेसरीज में पहले आता है रेडिएटर्स। तो रेडिएटर्स क्या होते हैं, आप जब देखोगे इनको हम कूलिंग ट्यूब्स भी कहते हैं, रेडिएटर्स भी कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है, वो ट्रांसफार्मर की बॉडी मैंने जहाँ कहा कि वो पूरी की पूरी ऑयल से भरी हुई होती है। अब क्या होगा कि लोड चेंज होता है, लोड जब चेंज होता है, लोड बढ़ता है तो ऑयल गर्म होता है। ऑयल जब गर्म होगा तो जो गर्म ऑयल होता है, ऑयल जब हीटअप होगा तो वो ऊपर जाता है। बॉडी जब पूरा ऑयल भरा हुआ है, जितना जब ऑयल हीट होगा तो वो ट्रांसफार्मर की टैंक में ही अपर साइड में जाएगा। हम क्या करते हैं कि वहाँ पे चारों ओर ट्यूब्स लगा देते हैं, जिनको कूलिंग ट्यूब, देखिए जितनी रेटिंग, जो छोटी रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कूलिंग ट्यूब सर्कुलर लगी होंगी, आपने देखा होगा सर्कुलर चारों तरफ बहुत सारी ट्यूब लगी होती हैं। उस कूलिंग ट्यूब का क्या काम होता है कि जब अंदर का ऑयल गर्म होगा, गर्म होकर वो ऊपर जाएगा, ऊपर होकर वो कूलिंग ट्यूब्स में जाएगा। कूलिंग ट्यूब्स में जाने से क्या होता है कि उस ऑयल का सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया ऑयल का नहीं, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। जैसे एक सीधी बात है कि आपको बहुत जल्दी हो तो आप क्या करते हो, चाय पी रहे हो तो चाय को क्या करोगे, आप पियोगे नहीं, ऐसे नहीं पी पा रहे हो तो उसको क्या करते हो, प्लेट में डालते हो और पी जाते हो। तो प्लेट में डालने से हुआ क्या, कप में भरी हुई है, आपने जब उसको प्लेट में डाला तो उसका एटमॉस्फेयर से कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ गया, जिससे कि उसकी हीट एटमॉस्फेयर पे ट्रांसफ़र हो गई। यही रेडिएटर का कंसेप्ट है, जो ट्रांसफार्मर के टैंक से ऑयल ऊपर जाके वो फिन्स में उनमें ट्यूब्स में चला जाता है। वो ट्यूब्स जाके कई सारी ट्यूब होती हैं, तो वो सरफेस, उसका जो ऑयल का टेम्परेचर है या ऑयल है, वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे वो कि नेचुरली कूल हो जाता है। और कूलिंग का भी पूरा चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे। जब उससे हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर होता है तो वो कूलिंग ट्यूब्स को क्या करते हैं, हम कूलिंग फिन्स में बदल देते हैं। कूलिंग फिन्स पतली होती हैं, वो भी हॉलो होती हैं। तो वो ट्यूब से फिन में भी इसीलिए कन्वर्ट किया कि वहाँ एरिया उसका थोड़ा और बढ़ जाता है, और हैवी ट्रांसफार्मर हो जाते हैं। जैसे आप होता ना कि आप प्लेट में डाल दी चाय, उसके बाद भी ठंडी नहीं हो रही तो उसको आप फूंक भी रहे हो, तो आप जब जाओगे थर्मल पावर स्टेशन वगैरह में कभी मूव करोगे, पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, वहाँ बड़ी कूलिंग फिन्स लगी होती हैं और उसके चारों तरफ, उसके उधर से एग्जॉस्ट फैन भी पूरा स्टैंड लगा होता है। बड़े एग्जॉस्ट फैन होते हैं जो चलते रहते हैं। तो क्या करते हैं, उसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आपने फिन्स लगा के सरफेस एरिया बढ़ा दिया और इधर उधर से आपने फ़ैन भी दे दिया। उसके बाद भी नीचे क्या होता है, उस ऑयल को सर्कुलेट, देखिए नेचुरली तो सर्कुलेट करता है, ऊपर जाता है, फिर बाहर आता है, नीचे आता है, ठंडा होकर नीचे आता है, फिर ठंडा ऑयल ऊपर जाता है, ऐसे नेचुरली सर्कुलेट करता रहता है। लेकिन जब हैवी ट्रांसफार्मर, जब पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, वहाँ इतना ज़्यादा हीट होती है, इतने बड़े होते हैं कि नेचुरली सर्कुलेट नहीं होता है, तो नीचे एक पंप भी लगा देते हैं, पंप से उसको सर्कुलेट करते हैं। तो ये आपका है रेडिएटर के बाद आता है कंजर्वेटर क्या है, कंजर्वेटर देख रहे होगे आप, कभी देखोगे जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंजर्वेटर टैंक से पाइप निकला हुआ है, टैंक से पाइप निकल के एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल ड्रम है। ये जो ड्रम है ये कंजर्वेटर कहलाता है। इसका काम क्या होता है कि देखिए, एक तो ये है कि ट्रांसफार्मर का लोड कम ज़्यादा होने से हीट कम ज़्यादा होती है, और जब लोड बढ़ेगा,
हीट बढ़ेगी, जब हीट बढ़ेगी तो ऑयल का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब लोड कम होगा, या हम कहें कि जब विंटर्स में वॉल्यूम कम होगा और समर में और लोड बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर हम ट्रांसफार्मर को एयर टाइट बना देंगे, अगर हम एयर टाइट बना देंगे तो वो बढ़ा हुआ ऑयल कहाँ जाएगा, और कम अगर हो गया, इतना कम हो गया कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ऑयल में डिप न रह के वो बाहर आ गई, तो वो उसमें जलने का खतरा होता है। इसलिए हम ये चाहते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग लेवल अप हो या ज़्यादा, हमेशा हमेशा पूरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की ऑयल से डिप्ड रहे। तो क्या करते हैं हम, उस पाइप से एक जो आपका टैंक है, उस टैंक से ही ऊपर एक पाइप कनेक्ट करते हैं और ऊपर एक ड्रम लगा देते हैं। उस ड्रम को कहते हैं कंजर्वेटर, और जो ऑयल भरते हैं वो ड्रम के ऊपर एक वॉल्व होता है, वहाँ से ऑयल भरते हैं, वहाँ से ऑयल भरते हैं। कंजर्वेटर से होता हुआ, पाइप से होता हुआ वो टैंक में आता है, और उस कंजर्वेटर के लगभग आधे लेवल तक हम ऑयल भर देते हैं। और उसके साइड में एक लेवल इंडिकेटर होता है, उसके साइड में एक लेवल इंडिकेटर होता है जिसमें ग्लास स्ट्रिप होती है कि वहाँ से हम बाहर से ही देख सकते हैं कि ऑयल कितना है, क्योंकि टैंक के अंदर आप झांक के नहीं दे सकते हो। तो वो उस कंजर्वेटर के लगभग आधे लेवल तक भरा जाता है, और ऑयल जो इंडिकेटर होता है वहाँ से आप देख के जान जाते हो कि ऑयल इसमें है कि नहीं। अगर उस लेवल इंडिकेटर से कम हो जाता है तो फिर वो ऊपर से आप वॉल्व खोल के और ऑयल भरते हो उसमें, जिससे ऑयल कभी कम ना हो और आपकी वाइंडिंग पूरी की पूरी ऑयल में डिप रहे। ये कंजर्वेटर है। कंजर्वेटर के बाद ही हम यहीं पर ब्रीदर डिस्कस करते हैं कि ब्रीदर क्या होता है। देखिए, हमने बताया कि जब कभी भी लोड कम या ज़्यादा होता है, या जब सीज़न चेंज होता है, या तो उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो उसका लेवल अप डाउन होता है। लेवल अप डाउन होगा कैसे, एयर टाइट आप नहीं बना सकते, एयर टाइट बनाओगे तो लेवल अप डाउन नहीं होगा। उसके लिए कहीं ना कहीं से एक रास्ता देना होगा जहाँ से एयर लेवल कम होने पे बाहर से एयर अंदर आए, लेवल ज़्यादा होने से, लोड बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से, ऑयल का लेवल बढ़ने से एयर बाहर जाए। तो वो कहाँ से जाएगा, तो देखिए कंजर्वेटर के ऊपर एक पाइप लगा हुआ है, उस कंजर्वेटर के ऊपर पाइप लगा है, नीचे एक ड्रम लटका हुआ है, इसको कहते हैं हम ब्रीदर। ये क्या होता है, ये इसके अंदर एक उल्टा पाइप लगा हुआ है, ये ग्लास का होता है, बाहर से दिखता है, और नीचे एक जाली लगी होती है। तो जब कभी ऑयल लेवल ऊपर नीचे होता है तो यहीं से, इसी रास्ते से एयर बाहर या अंदर जाती है। लेवल कम होगा तो बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, एटमॉस्फेयर की एयर अंदर आ जाएगी, और लेवल ज़्यादा होगा तो अंदर की एयर वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, इसी रास्ते से। अब अगर रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में अगर एयर अंदर जाएगी तो एयर के साथ मॉइस्चर भी अंदर जाएगा, और ट्रांसफार्मर ऑयल में अगर मॉइस्चर गया तो उसकी ब्रेकडाउन में, मतलब उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको बहुत कम करता है, और उसमें स्पार्किंग भी हो सकती है। जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो मॉइस्चर लेस होना चाहिए, और ये बड़ी बड़ी रिसर्च चल रही है, और उसमें हम लोग कई हद तक सक्सेस भी हुए हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल में मॉइस्चर एक ऐसा कंटेंट है जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर को लोड कम ज़्यादा होने से, मॉइस्चर अंदर आने से आज भी ट्रांसफार्मर बर्न हो रहे हैं। तो इसलिए ऑयल भी एक ऐसा कंटेंट है जो मॉइस्चर भी एक ऐसा कंटेंट है जो ऑयल में नहीं होना चाहिए। ऑयल जो है मॉइस्चर लेस होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें, तो वो जो ड्रम है नीचे, जिसको हमने ब्रीदर कहा, उसके अंदर सिलिका जेल भरी होती है। सिलिका जेल की प्रॉपर्टी होती है कि सिलिका जेल ब्लू होती है और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। जब रेनी सीजन में मॉइस्चर वाला एयर जब अंदर जाएगा तो सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब जब करती है उसकी भी एक लिमिट होती है। जब वो खुद में उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो वो पहले तो वो जब उसमें मॉइस्चर नहीं होता है तो वो ब्लू होती है, उसके बाद वो वायलेट होती है, उसके बाद वो पिंक हो जाती है। जब वो ग्लास का पूरा होता है, अगर उसको आप देखोगे, अगर वो पिंक हो गई है तो उसको आप खोल के निकाल लेते हो, उसको 120-150 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर हीट कर देते हो, या पावर स्टेशन में कभी देखोगे तो आपको बहुत सारी सिलिका जेल धूप में सूखती हुई मिलेगी। और जब उसका मॉइस्चर फिर ख़त्म हो जाए, मतलब उसका मॉइस्चर फिर रिमूव हो जाए, वो फिर से अपने ही कलर में आ जाती है, उसको दोबारा से रीयूज कर लेते हैं। तो ये आपका हुआ ब्रीदर। ब्रीदर के बाद है वेंट पाइप विद डायफ्राम।
वेंट पाइप, ये एक देखिए ऊपर वेंट पाइप लगा हुआ है, ये वेंट पाइप है, इसमें एक डायफ्राम भी होता है। वेंट पाइप का वही काम होता है जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व का काम होता है, ये भी एक तरह से सेफ्टी वाल्व का ही काम करता है कि अगर कहीं अचानक से कोई फॉल्ट आ जाए, हैवी गैसेस वहाँ पे हों, तो ये डायफ्राम अपने आप फट जाता है। ग्लास का होता है, ये फट जाता है, जो हैवी गैसेस अचानक से बहुत ज़्यादा गैसेस जो वो अंदर क्रिएट हुई हैं तो वेंट पाइप से निकल जाती हैं, ट्रांसफार्मर को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो सेफ्टी वाल्व की तरह काम आता है। उसके बाद है बुकल्स रिले। बुकल्स रिले बहुत इंपॉर्टेंट रिले है, इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये स्विच गियर प्रोटेक्शन में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि बुकल्स रिले जो है एक अकेला ऐसा रिले है जो फॉल्ट के पहले डिटेक्ट करता है, फॉल्ट आने से पहले ये डिटेक्ट करता है कि फॉल्ट होने वाला है। ये टैंक, ये देखिए पावर ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर यूज होता है। टैंक से कंजर्वेटर का ये जो पाइप है, इसके बीच में बुकल्स रिले लगा होता है। इसका काम होता है कि कभी अंदर फॉल्ट हो रहा हो, अगर फॉल्ट होने वाला हो तो ऑयल के लेवल को सेंस करके, ये इसको डिटेल में आगे पढ़ोगे, वो अलार्म सिग्नल देता है, और अचानक अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो वो सर्किट ब्रेकर को कमांड भी देता है, जिससे ट्रांसफार्मर की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। तो ये बुकल्स रिले है। बुकल्स रिले के बाद है आर्किंग हॉर्न। जो आर्किंग हॉर्न है आपके लगे हुए हैं, ये आर्किंग हॉर्न जो हैं बुशिंग के ऊपर और नीचे लगे होते हैं। आर्किंग हॉर्न का काम है कि कभी जैसे अगर कोई सर्ज आ गई, कोई लाइटनिंग सर्ज आ गई, तो लाइटनिंग सर्ज क्या हुई, वो एक ये बुशिंग के ऊपर एक टैंक में लगा हुआ है, एक सिरा एक बुशिंग के क्रॉस लगा है, तो अगर लाइटनिंग हो गई तो लाइटनिंग होने से जो हैवी सर्ज है वो बुशिंग के रास्ते, कंडक्टर के रास्ते अंदर वाइंडिंग में न चला जाए। कंडक्टर के रास्ते अगर वाइंडिंग में गया तो वहाँ हैवी फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए आर्किंग हॉर्न क्या होता है, वो बुशिंग को बाईपास कर देता है, वहाँ से वो बॉडी में चला जाता है सर्ज, और बॉडी चूँकि डायरेक्टली अर्थ है तो आर्किंग हॉर्न सर्ज को अर्थ का रास्ता प्रोवाइड करता है, तो उस आर्किंग हॉर्न के थ्रू सर्ज अर्थ में चला जाता है। तो ये आर्किंग हॉर्न हो गया। आर्किंग हॉर्न के बाद ड्रेन वॉल्व है। ड्रेन वॉल्व क्या है कि जब आप ऊपर से तो भरते हो ऑयल, और ऑयल में भी कई बार स्लज जमा हो जाता है, तो स्लज को रिमूव करने के लिए नीचे ही देखिए ड्रेन वॉल्व दिया हुआ है, टैंक के नीचे ही ड्रेन वॉल्व है, उसको खोल के स्लज को बाहर कर लिया जाता है, जिससे अंदर साफ ऑयल बना रहता है। उसके बाद है ऑयल गेज है। ऑयल गेज, टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज। ऑयल गेज मैंने बता दिया कि ऑयल गेज कंजर्वेटर में ही साइड में लगा होता है, उसमें एक स्ट्रिप होती है जहाँ से आप जान जाते हो कि ऑयल कितना है। टेम्परेचर गेज बॉडी में लगा होता है, जिससे आप ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेम्परेचर जान जाते हो और प्रेशर भी पता चल जाता है। तो ये सारी जितनी एसेसरीज या पार्ट हैं, इससे आपको ये पता चलता है कि ट्रांसफार्मर के बाहर जितनी भी एसेसरीज हैं, जितनी लगी हैं, आप देख के कम से कम समझ पाते हो कि ये है क्या। ट्रांसफार्मर बाहर से दिख रहा है, ये इतना बड़ा बड़ा ह्यूज बुशिंग दिखती हैं, वो बुशिंग है और सारे पार्ट है, कंजर्वेटर दिखता है, ब्रीदर दिखता है, तो आप देख के समझ पाओगे कि ये क्या है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर पर। नाउ आइडियल ट्रांसफार्मर, अब हम आइडियल ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हम आइडियल ट्रांसफार्मर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम कोई वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी वैल्यू जानना चाहते हैं, तो उसके पहले हम आइडियल वैल्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि आइडियली जो वैल्यू होती है प्रैक्टिकली अभी अचीव नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिकली हम अचीव करना भी वही चाहते हैं जो आइडियल के नज़दीक हो। इसलिए हम आइडियल ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में, जैसा कि हमें पता है, ट्रांसफार्मर में दो ही चीज़ें हैं, एक वाइंडिंग और एक कोर। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में हम वाइंडिंग प्योर इंडक्टिव चाहते हैं, कि आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग प्योरली इंडक्टिव होती है, वो रजिस्टिव या कैपेसिटिव नहीं होती है, प्योरली इंडक्टिव होती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट आइडियली ट्रांसफार्मर के लिए वाइंडिंग प्योरली इंडक्टिव होती है। जो कोर हो वो कोर भी लॉसलेस, कोर लॉस उसमें कोई नहीं होता है, कोई भी कोर लॉस नहीं होता है। क्यों कोर लॉस नहीं होता है? इसकी परमेबिलिटी, कोर की परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती है। परमेबिलिटी क्या है?
पर जैसे कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में कंडक्टिविटी होता है, किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है, जिसकी सेम अगर वोल्टेज अप्लाई करें, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा करंट पास होगी, जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी उसमें कम करंट पास करेगी, जिसकी कंडक्टिविटी जीरो होगी प्लास्टिक उसमें करंट पास नहीं करेगी। इसी तरह जो आयरन की कोर बनाई गई है इसकी भी परमेबिलिटी इनफाइनाइट, आइडियल के केस में इनफाइनाइट, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स पास हो, हम वोल्टेज अप्लाई करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स पास हो, इसलिए उसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट होना चाहिए, वहाँ कोई लॉस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट परमेबिलिटी की फाइंडिंग इन कोर, इनफाइनाइट परमेबिलिटी की कोर अवेलेबल नहीं होती है प्रैक्टिकली, वहाँ मैग्नेटिक लीकेज भी होता है। नो लोड के केस में भी वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन करंट भी होती है लॉस होने के कारण। आयरन लॉस, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में आयरन लॉस जीरो होना चाहिए, लेकिन आयरन लॉस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में जीरो नहीं होता है, वहाँ कोई ना कोई लॉस होता है, कोर लॉसेस वहाँ पे होते हैं। वाइंडिंग, जैसा कि मैंने कहा कि आइडियल ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग प्योरली इंडक्टिव कॉइल इंडक्टिव होती है, इंडक्टिव होने से उसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है। और जो कोर लॉस होता है, कोर लॉस होता है आई स्क्वायर, सॉरी कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर आर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस को हम कॉपर लॉस कहते हैं। जब हमारी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ही जीरो होगा तो कॉपर लॉस भी जीरो होगा। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में जो वाइंडिंग होती है उसका कॉपर लॉस भी जीरो होता है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई वाइंडिंग ऐसी बनाई ही नहीं जा सकती है जिसका कि रेजिस्टेंस जीरो हो, उसमें रेजिस्टेंस ना हो, भले ही प्योर इंडक्टिव कॉइल हो। इसी तरह लीकेज फ्लक्स, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में लीकेज फ्लक्स भी जीरो होता है कि जब हम यहाँ वोल्टेज अप्लाई करें, करंट यहाँ पे फ्लो करे, यहाँ पे एमएमएफ अप्लाई होने से फ्लक्स जो उत्पन्न हो, तो भले ही यहाँ पे जो कोर बनाई जाती है उसका रिलक्टेंस जीरो होता है, रिलक्टेंस मिनिमम होता है। रिलक्टेंस मिनिमम होने की वजह से, जैसे रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज़्यादा फ्लो होती है, वैसे ही रिलक्टेंस कम होने से फ्लक्स ज़्यादा फ्लो होता है। तो जो वो फ्लक्स फ्लो होगा रिलक्टेंस कम होने, जो जैसे रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस का पाथ, जो करंट जो है वो लो रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करती है, वैसे ही फ्लक्स लो रिलक्टेंस का पाथ फॉलो करता है। यहाँ एयर है, यहाँ पे कोर है, कोर का रिलक्टेंस हमने इतना कम रखा है कि उस कोर का रिलक्टेंस एयर के रिलक्टेंस से भी कम है, तो जो फ्लक्स होगा वो पूरा का पूरा इसी कोर से फ्लो करेगा। लेकिन आइडियल के केस में जब पूरा इसी से फ्लो करेगा, लेकिन उसके बाद भी पूरा फ्लो करने पे भी लगभग 98% 95% भी फ्लक्स अगर कोर से गुजर जाए, लेकिन उसके बाद भी 2% 3% 5% फ्लक्स होता है जो एयर के थ्रू ऐसे जाता है, एयर के थ्रू पास होता है दोनों तरफ। लेकिन आइडियल क्या कहता है, आइडियल ट्रांसफार्मर कहता है लीकेज फ्लक्स शुड बी जीरो। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में यही है कि आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में परमिएबिलिटी कोर की इनफाइनाइट होनी चाहिए, आयरन लॉस भी जीरो होता है, कॉपर लॉस भी जीरो होता है और लीकेज फ्लक्स भी जीरो होता है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। अब हम इसको जरा थोड़ा सा फेजर डायग्राम से भी डिस्कस करते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा। नाउ आइडियल ट्रांसफार्मर का हम फेजर डिस्कस करते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में हमने देखा कि जब हमने यहाँ पे V1 वोल्टेज अप्लाई किया और यहाँ पर नो लोड है, यहाँ पर कोई भी लोड नहीं है, तो यहाँ पर एक स्मॉल मैग्नेटाइजेशन करंट, एक स्मॉल मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगी आई म्यू। ये आई म्यू कोर को मैग्नेटाइज करने का काम करेगी जिससे कि कोर मैग्नेटाइज होगी। यहाँ पर मान लिया N1 नंबर ऑफ टर्न है, यहाँ N2 नंबर ऑफ टर्न है, वोल्टेज हमने अप्लाई किया है और ये हमने माना है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में जो वाइंडिंग होती है वो प्योर इंडक्टिव होती है। अब प्योर इंडक्टिव के केस में हम जानते हैं कि जब अगर एक प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, बेसिक में आपने पढ़ा है, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इसमें अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो अप्लाइड वोल्टेज के 90 डिग्री
लैग करेगी। प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। प्योर कैपेसिटिव के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। प्योर रेजिस्टिव के केस में करंट वोल्टेज के फेज में होती है। यहाँ हमने माना है कि जो हमारी वाइंडिंग है वो प्योर इंडक्टिव है। प्योर इंडक्टिव वाइंडिंग है तो जो करंट होगी, अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस मान लें, वोल्टेज हमने अप्लाई किया, वोल्टेज को रेफरेंस माना, तो प्योर इंडक्टिव कॉइल होने की वजह से जो इसमें करंट फ्लो करेगी आई म्यू, वो इस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी, 90 डिग्री लैग करेगी। और डिपेंडिंग अपॉन N1 आई म्यू एम्पियर टर्न एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये फ्लक्स भी प्रोपोर्शनल होगा आई म्यू के। अल्टरनेटिंग करंट हमने फ्लो किया है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स भी इसी फेज में होगा। अब अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है वो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों से लिंक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जब किसी कुंडली से लिंक्ड फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, और जो ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर यहाँ पे E1 ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यहाँ E2 ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यहाँ पे इंड्यूस होगा ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ हमने वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो हुई है, यहीं पे ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, ये हुआ आपका सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, और यहाँ पे करंट अप्लाई किया है, यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, ये हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये कहता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। E1 प्रोपोर्शनल टू d∅dt and E2 will also proportional to d∅dt। ये दोनों फ्लक्स होंगे, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, E1 इज इक्वल टू N1 d∅dt, E2 इज इक्वल टू N2 d∅dt, विद नेगेटिव साइन होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। और इसका जो फेज होगा E1 और E2, वो दोनों फ्लक्स के या मैग्नेटाइजेशन करंट या इस फ्लक्स के 90 डिग्री लैग करेंगे। कैसे करेंगे, अभी हम ईएमएफ इक्वेशन प्रूव करते हैं, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि E1 और E2 दोनों 90 डिग्री लैग करेंगे, और लैग करेंगे और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा E1 इज इक्वल टू -N1 d∅dt एंड E2 इज इक्वल टू -N2 d∅dt। यहाँ पे क्या है, N1 इज ग्रेटर देन N2, ये स्टेप डाउन का केस है, N1 इज ग्रेटर देन N2, तो क्या होगा, E1 इज ग्रेटर देन E2, ये दोनों सेम है, एक ही फेज में होंगे, E1 और E2 एक ही फेज में होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि हमारा N1 इज ग्रेटर देन N2 है, d∅dt की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, E2 की वैल्यू कम होगी, ये होगी। तो ये जो है, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है फेजर डायग्राम, ये जो फेजर डायग्राम है, अगर आपका आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम पूछा जाए, क्वेश्चन आए अगर कि व्हाट इज, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, तो आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम यही होगा। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में हमने माना है कि जो वाइंडिंग है हमारी प्योर इंडक्टिव है, उस केस में ये जो करंट है वहाँ तो वो प्योर इंडक्टिव है, यानी रेजिस्टेंस भी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब उसमें कोर लॉस नहीं है, कोर लॉस नहीं है, कोर लॉस कंपोनेंट भी जीरो है, कोर लॉस नहीं है, इसलिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ये इससे 90 डिग्री लैग कर रही है, और E1 E2 फ्लक्स से लैग करेंगे। ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है। अब हम ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर की डिराइव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।